नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि साथियों मैंने आपसे बताया कि बहुत जल्द अपना एक अल्टी ग्रेड का बैच आने वाला है। अल्टी ग्रेड सहायक अध्यापक जो राजकीय इंटर कॉलेज में है, उसका बैच आने वाला है, जो आप लोगों का आज मैं पहली क्लास लेकर के उपस्थित हूँ। मुझे उम्मीद है साथियों आप लोग बहुत अच्छा स्नेह और प्यार देंगे मुझे, जिससे कि मैं भी और ज़्यादा संघर्ष कर सकूं और आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। जितने भी साथी मुझसे पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो जानते हैं कि हम कैसे पढ़ाते हैं, और वो जोड़ने का प्रयास करेंगे। जो भी साथी एलटी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो साथियों हम बैच लेकर के स्टार्ट हैं, तैयार हैं आप लोगों के लिए। इस बैच का नाम रहने वाला है साथी शिक्षक बैच। कौन सा बैच? शिक्षक बैच हम लोग इसका नाम रखने वाले हैं। सबसे पहले साथियों हम लोग राजनीतिक विचारक और सिद्धांत शुरू करेंगे। ठीक है, सिद्धांत और विचारक शुरू करेंगे। इनमें से जौन सा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग संविधान शुरू करेंगे। संविधान शुरू करेंगे और बकाया जो भी पार्ट बच जाता है उसको हम देखते हुए चलेंगे साथी। तो आज बात करते हैं राजनीतिक विचारकों के बारे में। आज हम लोग देखते हैं कि एक श्रृंखला अपन लोग विचारकों की चलाएंगे, एक श्रृंखला आप लोग राजनीतिक सिद्धांत की चलाएंगे, थ्योरीज की चलाएंगे। तो विचारक की ये वाली क्लास रहने वाली है विचारधाराओं में, और शाम के समय में जो क्लास आ करेगी अपनी, वो क्लास कौन सी होगी? वो अपनी क्लास राजनीतिक सिद्धांत की रहेगी। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं, पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है राजनीतिक विचारकों में। तो साथियों हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि चिंतन क्या होता है, चिंतन का स्वरूप क्या होता है। राजनीतिक चिंतन, एक जो चिंतक होता है वो चिंतन किस चीज़ पर चिंतन करता है, उस सब चीज़ों पर देखेंगे। इसका उदय कहाँ हुआ, विकास कहाँ हुआ, ये सब चीज़ों पर देख लेंगे, सब बात कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई इसमें विचारकों में किस किस का नाम आता है। जैसे प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, मैकियावली हैं, हॉब्स हैं, लॉक हैं, रूसो हैं, है ना, वेंथम है, जे.एस. मिल हैं, कार्ल मार्क्स हैं, टी.एच. ग्रीन है, हीगल हैं, है ना, और भारतीयों में मनु हैं, कौटिल्य हैं, गांधी हैं। ये सभी जो हैं अपने विचारक हैं, राजनीतिक विचारक। इन सब पर हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। जितने भी इनके विचार रहे हैं उन पर बात हम लोग करेंगे। तो आज पहली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? आज पहली क्लास में हम लोग देखेंगे राजनीतिक चिंतन क्या होता है। चलिए चिंतन की बात करते हैं। आज चिंतन की शुरुआत करते हैं मेरे साथी। चिंतन, ठीक है, बात करें चिंतन की। तो जो चिंतन होता है, चिंतन का मतलब है किसी एक बिंदु पर विचार विमर्श करना, उसका अध्ययन करना, उसके बारे में गहन जानकारी प्राप्त करना। चिंतन के माध्यम से हम लोग सत्य की खोज करते हैं। चिंतन होना बहुत ज़रूरी है साथियों, किसी भी पॉइंट पर चिंतन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे, जब तक हम विचार विमर्श नहीं करेंगे किसी भी चीज़ पर, तब तक हम उस पॉइंट पर सही ज्ञान हासिल नहीं कर सकते हैं। तो चिंतन होना बहुत ज़रूरी है साथियों। चिंतन जो होता है, चिंतन करता कौन है? तो जो चिंतन जो करता है मेरे साथी, वो चिंतक करता है। चिंतन जो करता है उसका क्या नाम होता है? उसको कहते हैं हम लोग चिंतक। ठीक है भाई, चिंतक। चिंतक किसके बारे में चिंतन करता है? तो जो चिंतक होता है वो चिंतन करता है। चिंतन किस बात का करता है? चिंतन करता है भाई सर राज्य के ऊपर। ये राज्य के ऊपर चिंतन करता है। राज्य, राज्य के ऊपर चिंतन करता है। राज्य क्या होता है? राज्य भाई साहब राजनीति विज्ञान का क्या होता है? केंद्रीय विषय होता है। यानी राजनीति का केंद्रीय विषय होता है। राजनीति का केंद्रीय विषय,
केंद्रीय विषय। तो राजनीति का केंद्रीय विषय क्या है? राज्य होता है। ये चिंतन का भी क्या होता है? मुख्य विषय होता है। चिंतन का मुख्य विषय क्या होता है? मुख्य विषय। तो चिंतन के यदि मुख्य विषय की बात करी जाए तो राज्य ही होता है। यानी कि एक जो चिंतक होता है वो चिंतक किसके ऊपर चिंतन करता है? तो वो राज्य के ऊपर चिंतन करता है। राज्य क्या है? चिंतन का मुख्य विषय होता है। ये राजनीति का केंद्रीय विषय माना जाता है। जितने भी चिंतक आएंगे आ गए, वो सब किस बात पर चिंतन करेंगे? तो भाई साहब राज्य के ऊपर ही बात करेंगे। ये जो चिंतक होते हैं, चिंतक किस बात का चिंतन करते हैं भाई साहब? ये चिंतन करते हैं कि राज्य क्या है? राज्य क्या है? राज्य क्या है? राज्य की प्रकृति क्या है? राज्य की प्रकृति क्या है? राज्य का स्वरूप क्या है? राज्य का स्वरूप क्या है? व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध क्या है? व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध क्या है? अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय को लेकर व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध क्या है? व्यक्ति और राज्य में संबंध। तो भाई जो एक चिंतक होता है वो चिंतक किस बात का चिंतन करता है? वो राज्य के ऊपर चिंतन करता है। राज्य के ऊपर चिंतन करके क्या करता है? ये जांच करता है कि भाई साहब राज्य क्या है, राज्य की प्रकृति क्या है, राज्य का स्वरूप क्या है, व्यक्ति और राज्य के मध्य इन दोनों में संबंध क्या है, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, इन सब को लेकर के व्यक्ति और राज्य के बीच में कैसा संबंध है, इन सब चीज़ों के बारे में जो चिंतन करता है वो एक चिंतक करता है मेरे साथी। बात क्लियर समझ में आई यहाँ तक? अरे हाँ या ना? मैंने आपको बताया साथी कि ये जो राजनीतिक चिंतन है, चिंतन क्या होता है? विचार विमर्श करना किसी स्पेसिफिक बिंदु पर, उसके बारे में जानकारी हासिल करना, गहन अध्ययन करना उसके बारे में। मैंने आपको बताया कि जो चिंतन होता है वो कौन करता है? तो चिंतक करता है। चिंतक किस बात पर चिंतन करता है? तो वो राज्य पर चिंतन करता है। जितने भी हमारे आएंगे आगे चल करके विचारक, वो सब राज्य के ऊपर चिंतन करेंगे। तो एक चिंतक किस बात का चिंतन करता है कि भैया राज्य क्या है, राज्य की प्रकृति क्या है, राज्य का स्वरूप क्या है, राज्य और व्यक्ति के बीच में संबंध क्या है, अधिकार, स्वतंत्रता, न्याय, समानता, इन सब को लेकर के राज्य और व्यक्ति के बीच में संबंध क्या है, इन सब के बारे में जो बात करता है वो एक चिंतक जो करता है वो चिंतन करता है। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए बहुत बढ़िया। ये जो राजनीतिक चिंतन है साथियों, चिंतन की जो शुरुआत मानी जाती है, चिंतन की शुरुआत कहाँ हुई भैया? चिंतन की जो शुरुआत हुई, चिंतन की जो शुरुआत हुई यानी कि इसका जो जनक कहा जाता है, जनक, वो यूनान को कहा जाता है। यूनान को कहा जाता है। यूनान में क्या हुई? इसकी शुरुआत हुई। मैंने आपको बताया कि भैया जो चिंतन है इसका जनक किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है, यूनानियों को कहा जाता है। यूनान को इसका जनक कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। लेकिन यदि इसके विकास की बात करी जाए भाई साहब, विकास कहाँ हुआ? विकास कहाँ हुआ? तो यूरोप में हुआ। विकास कहाँ हुआ? यूरोप में इसका विकास हुआ। मैं अभी आपको लिखवाऊंगा, एक एक शब्द लिखवाऊंगा। आप लोग बेहतर ढंग से आप लोग क्या बनाएं? नोट्स बनाएं मेरे साथ ही। क्लियर है भाई? चलिए, तो चिंतन की शुरुआत, चिंतन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है, यूनानियों को कहा जाता है। इसका विकास कहाँ हुआ? विकास यूरोप में हुआ। क्वेश्चन आपसे पूछता है राजनीतिक चिंतन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है।
है ना। क्यों कहा जाता है? ये जो राजनीतिक चिंतन का जन्मदाता यूनान को कहा जाता है, यूनान को क्यों कहा जाता है मेरे साथी? क्योंकि यूनानी पहले ऐसे राजनीतिक चिंतक थे, यूनानी पहले ऐसे राजनीतिक चिंतक थे जो राजनीति को क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से उसका अध्ययन किया करते थे। राजनीति को क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से उसका अध्ययन करते थे। लेकिन भारतीयों को राजनीतिक चिंतन का जन्मदाता नहीं कहा जाता। भारतीयों को राजनीतिक चिंतन का जन्मदाता नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि मेरे साथी, भारतीयों में क्रमबद्धता और वैज्ञानिकता का अभाव था। भारतीय जो थे, भारत में संपूर्ण चिंतन मिला जुला था। भारतीय सभी विषयों को मिला जुला कर पढ़ते थे, जैसे इतिहास, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, समाज शास्त्र, इन सब विषयों को एक साथ मिलाकर भारतीय चिंतन किया करते थे। इसलिए हमने कहा कि भारत में जो चिंतन का स्वरूप था वो मिला जुला स्वरूप था। इसलिए साथियों, हम भारतीयों को राजनीतिक चिंतन का जन्मदाता नहीं कहते हैं, बल्कि किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। यूनानियों में क्या था? यूनानियों में क्रमबद्धता और वैज्ञानिकता थी। इसका मतलब ये सब्जेक्टों को मिलाकर नहीं पढ़ते थे, बल्कि एक एक करके अलग अलग स्पेसिफिक तरीक़ा से चिंतन किया करते थे। बल्कि भारत में सभी मिला जुला चिंतन का स्वरूप विद्यमान था। बात समझ में आ रही है मेरी यहाँ तक? अरे हाँ या ना? ठीक है भाई, यहाँ तक। जैसे भारतीयों में चिंतन कैसा है? मिला जुला है, यानी सभी विषयों को ये मिला करके पढ़ रहे हैं। अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, इतिहास, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, इन सब विषयों को मिला जुला कर ये पढ़ रहे हैं। चिंतन का मिला जुला स्वरूप विद्यमान है। जैसे साथियों, भारतीय राजनीतिक चिंतन के जो जनक हैं वो है कौटिल्य। कौटिल्य की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। कौटिल्य की क्या पुस्तक है? अर्थशास्त्र पुस्तक है। कौटिल्य की पुस्तक क्या नाम है? अर्थशास्त्र पुस्तक उसका नाम है। ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, ये राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है। राजनीति और लोक प्रशासन पर, राजनीति और लोक प्रशासन पर ये सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है। ठीक है भाई। ये जो पुस्तक है इसमें जो वर्णन दिया गया है, वर्णन जो दिया गया है वो दंड नीति का दिया गया है। दंड नीति का दिया गया है। विषय वस्तु किसकी है? इतिहास की है। विषय वस्तु क्या है? इतिहास की है मेरे साथी। विषय वस्तु इतिहास की है। यानी कि ये जो किताब है अर्थशास्त्री, राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है। ये किसके बारे में जानकारी देती है? ये इतिहास के बारे में जानकारी देती है। इतिहास में भी वर्णन किसका है? इसका दंड नीति का इसमें वर्णन दिया गया है। जितना भी हमारा मौर्य साम्राज्य है, पूरा मौर्य साम्राज्य अर्थशास्त्र पुस्तक में इसकी चर्चा करी गई है साथियों। ठीक है, मैं आगे आपको बताऊंगा अर्थशास्त्र पुस्तक के बारे में। जब हम लोग कौटिल्य पढ़ेंगे तो कौटिल्य में हम लोग इस पुस्तक पर बात करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे साथियों। ठीक है भाई, इतनी बात आपको समझ में आई कि भारतीयों में चिंतन का स्वरूप मिला जुला था। जैसे अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी है? तो कौटिल्य की है। भारतीय राजनीतिक चिंतन के जनक हैं। राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है। इसमें वर्णन किसका है? दंड नीति का है। विषय वस्तु इतिहास के, यानी कि संपूर्ण जो चिंतन है वो मिला जुला है। मेरा मतलब कहने का ये है। ये जो चिंतन होता है मेरे साथी, ये जो चिंतन होता है, चिंतन हमेशा समयबद्ध होता है। चिंतन कैसा होता है? ये जो चिंतन होता है, ये जो चिंतन होता है, चिंतन, ये जो चिंतन होता है, चिंतन हमेशा समयबद्ध होता है। समयबद्ध होता है। चिंतन कैसा होता है भैया? चिंतन हमेशा समयबद्ध होता है। तो समय जैसे जैसे बदलता है, समय जैसे जैसे बदलता है, वैसे वैसे चिंतन का स्वरूप भी बदलता है। चिंतन में भी क्या आता है? बदलाव आता है। यानी कि जैसे जैसे समय बदलता है, जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है, वैसे वैसे हमारा चिंतन भी बदल जाता है।
यानी कि कहा जाए तो समय बदल जाने पर चिंतन बदल जाता है। समय बदल जाने पर चिंतन बदल जाता है। समय बदल जाने पर चिंतन बदल जाता है, क्योंकि चिंतन क्या होता है, समयबद्ध होता है। जैसे समय में परिवर्तन होता है वैसे चिंतन में भी हमारे परिवर्तन देखने को मिलता है। जितने भी हमारे चिंतक रहे हैं, जितने भी हमारे चिंतक रहे हैं, उन चिंतकों ने राज्य और उसके विभिन्न स्वरूपों पर क्या किया है, चिंतन किया है। लेकिन वो जो चिंतक थे वो अपने अपने समय में थे, अपने अपने समय में थे। इसलिए चिंतन में भी क्या दिखाई देती है, भिन्नता दिखाई देती है हमको। मैंने आपको बताया समयबद्ध होता है चिंतन, यानी समय बदल जाने पर चिंतन बदल जाता है। और जितने ही हमारे राजनीतिक चिंतक थे उन्होंने राज्य और राज्य के विभिन्न स्वरूपों पर, उन्हें राज्य के विभिन्न रूपों पर चिंतन किया। लेकिन ये जो सभी चिंतक थे ये अपने अपने समय में थे, इन्होंने अपने अपने समय में चिंतन किया राज्य पर। जैसे हमारा चिंतन में परिवर्तन हुआ, जैसे समय बदला वैसे हमारे चिंतन में भी परिवर्तन हुआ। जैसे समय बदला वैसे चिंतन भी बदलता चला गया। तो साथियों, जितने भी हमारे चिंतक थे उन चिंतकों ने अपने समय पर चिंतन किया, किस पर, राज्य और उसके रूपों पर। इसलिए साथियों, जो चिंतन है, चिंतन में विभिन्नता दिखाई देती है हमको। क्योंकि भैया एक समय में जैसे प्लेटो अरस्तु हैं, प्लेटो अरस्तु अपने समय की परिस्थितियों को देखते हुए चिंतन किया करते थे। ऐसे ही आगे मैकियावेली आए, मैकियावेली ने अपने आसपास की स्थिति को देखा और उसमें चिंतन किया। तो जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे चिंतन का स्वरूप भी बदलता गया। और जितने भी हमारे ये चिंतक थे अपने अपने समय में ये चिंतन किया करते थे। इसलिए साथियों में चिंतन में भिन्नता दिखाई देती है। बात समझ में आ गई? अरे हाँ या ना, हाँ या ना। चिंतन कहाँ होता है? तो चिंतन राज्य में होता है। राज्य क्या होती है? राज्य सभ्य समाज की पहचान होती है। राज्य क्या होता है भाई साहब? राज्य क्या होता है? राज्य सभ्य समाज की पहचान होती है। राज्य सभ्य समाज की पहचान होती है। अर्थात कहा जाए कि भाई साहब, जहाँ सभ्य समाज होता है वहीं हमारा राज्य होता है, और जहाँ सभ्य समाज नहीं होता वहाँ हमारा राज्य नहीं होता है। यहाँ तक आपको समझ में आई? और ये जो राज्य होता है, राज्य मानव के लिए और समाज के लिए नियमों एवं कानूनों का संचालन करता है। राज्य व्यक्तियों के लिए, मानव के लिए और समाज के लिए नियमों एवं कानूनों का संचालन करता है। समय के साथ साथ इस राज्य के स्वरूप में भी हमको परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे समय बदलता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, राज्य के स्वरूप में भी हमको परिवर्तन दिखाई देगा। आगे आप लोग देखेंगे राज्य का जो विकास क्रम है वो क्या है। यदि राज्य के विकास क्रम की बात करी जाए, जो राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय है, राज्य जो था साथियों, राज्य का एक विकास क्रम है। राज्य शुरुआत में एक कबीला राज्य था। शुरुआत में क्या था? शुरुआत में राज्य जो था, राज्य एक कबीला राज्य था, एक कबीला राज्य था। उसके बाद प्राच्य साम्राज्य आया, प्राच्य साम्राज्य, या इसी को हम पूर्वी राज्य बोलते हैं, पूर्वी राज्य अस्तित्व में आया। उसके बाद क्या आया? उसके बाद यूनानी नगर राज्य आया, यूनानी नगर राज्य अस्तित्व में आया। और यूनानी नगर राज्य में ही क्या हुआ? राजनीति का भी उदय हुआ, राजनीति का उदय भी हुआ,
और मेरे साथी यहाँ पर चिंतन का भी उदय हुआ। यहाँ पर चिंतन का भी उदय यहाँ पर हुआ। तो पहले क्या था, कबीला राज्य था। कबीला राज्य का प्राच्य साम्राज्य या पूर्वी राज्य आया, यूनानी नगर राज्य आया। यूनानी नगर राज्य के बाद क्या आया, रोमन साम्राज्य आया। रोमन साम्राज्य आया। रोमन साम्राज्य आया। रोमन साम्राज्य के बाद क्या आया, सामंती व्यवस्था आई। सामंती राज्य आया। सामंती राज्य आया। और सामंती राज्य के बाद क्या आया, राष्ट्र राज्य आया। राष्ट्र राज्य अस्तित्व में आया। राष्ट्र राज्य अस्तित्व में आया। मैंने आपको बताया साथियों कि शुरुआत में क्या था, शुरुआत में कबीला राज्य था। कबीला राज्य था, है ना। और नदी घाटी के किनारे, कबीला राज्य के बाद बताऊंगा आपको, जैसे कि नदी घाटी के किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ। नदी घाटी के किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ। उसके बाद प्राच्य साम्राज्य या पूर्वी राज्य अस्तित्व में आया। प्राच्य साम्राज्य या पूर्वी राज्य अस्तित्व में आया। इसके बाद साथियों इथियन और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सभ्यताओं का विकास हुआ। इथियन और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में क्या हुआ, सभ्यताएं पनपी। और जब सभ्यताएं पनपी तो साथियों यूनानी नगर राज्य अस्तित्व में आया। और यूनानी नगर राज्य में क्या हुआ, चिंतन का भी उदय हुआ, राजनीति का भी उदय हुआ। ठीक है। उसके बाद क्या आया, रोमन साम्राज्य आया। रोमन साम्राज्य के साथ ही जो प्राचीन काल का अंत हुआ, जो प्राचीन काल चला अपना, वो 0 से लेकर 6वीं शताब्दी तक चला। 0 से लेकर 6वीं शताब्दी तक ये आपका चला। ठीक है, ये क्या है, ये प्राचीन काल है। उसके बाद जैसे ही रोमन साम्राज्य का उदय हुआ, यानी कि वैसे ही मध्यकाल की शुरुआत हुई और प्राचीन काल का अंत हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भाई साहब प्राचीन काल का क्या हो गया, अंत हो गया। प्राचीन काल का अंत हो गया, बल्कि क्या हो गई, मध्यकाल की शुरुआत हो गई। मध्यकाल की शुरुआत हो गई। मध्यकाल जो माना जाता है वो 6वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक माना जाता है। 6वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक क्या माना जाता है, मध्यकाल माना जाता है। मध्यकाल क्या था साथियों, मध्यकाल में सामंती व्यवस्था थी। सामंती व्यवस्था थी, लोग सामंत रहते थे। सामंत लोग रहते थे जिनके पास हजारों एकड़ ज़मीन है, 2000 एकड़ ज़मीन है, 3000 एकड़ ज़मीन है, ऐसे लोग रहा करते थे। और जो आम जनता थी, आम जनता के पास, आम जनता पट्टे पर काम किया करती थी, उसमें से भी वो टैक्स दिया करती थी। तो यहाँ पर सामंती राज्य था, सामंती व्यवस्था थी, सत्ता बंटवारे पर आधारित थी, विशेष अधिकारों का प्रचलन था। आम जनता जो मध्य वर्ग था उसके लिए कोई भी अधिकार नहीं था, बल्कि राजा से संबंधित जो लोग होते थे, राजशाही से संबंधित जो लोग होते थे, उनको बहुत विशेष अधिकार आपको मिलते थे। जैसे आप लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पढ़ा होगा, 1789 जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, जो लुई 16वां वहाँ का शासक था, है ना, तो वो निरंकुश शासन था वहाँ का। तो ऐसा ही कुछ था भाई। तो यहाँ पर मध्यकाल में क्या था, सामंती व्यवस्था थी, सत्ता बंटवारे पर आधारित थी, है ना, सत्ता बंटवारे पर आधारित थी। यहाँ पर धर्म का बोलबाला था साथियों। यहाँ पर किसका बोलबाला था, धर्म का बोलबाला था। कहाँ पर, मध्यकाल में विशेष अधिकारों का प्रचलन था। इन्हीं सब के विरोध में साथियों, इन्हीं सब के विरोध में 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण आंदोलन, व्यापारिक वाणिज्य क्रांति, धर्म सुधार आंदोलन, ऐसे कुछ आंदोलन हुए जिसके परिणाम स्वरूप मध्यकाल का अंत हुआ और साथियों आधुनिक काल की शुरुआत हुई। जो आधुनिक काल की शुरुआत हुई वो कब से कब तक मानी जाती है, वो 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। वो 16वीं शताब्दी में क्या मानी जाती है, आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। और आधुनिक काल में ही क्या हुआ, राष्ट्र राज्य का उदय हुआ।
राष्ट्र राज्य का उदय हुआ, राष्ट्र राज्य का उदय हुआ, यानी कि आधुनिक काल 16वीं शताब्दी के उदय के साथ ही राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। राष्ट्र राज्य को ही हम राज्य के नाम से जानते हैं। जो आज जो हम वर्तमान में राज्य को डिफाइन करते हैं वो कब अस्तित्व में आया? तो 16वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया साथियों। तो जो वर्तमान में जो हम राज्य देखते हैं उसको जो परिभाषित करते हैं वो कब आया? वो 16वीं शताब्दी में हमारा अस्तित्व में आया। बात यहाँ तक क्लियर है भाई मेरे साथी? अरे हाँ या ना? तो जैसे जैसे हमारे राज्य के स्वरूप में परिवर्तन होता चला गया, जैसे जैसे राज्य के स्वरूप में परिवर्तन हुआ, वैसे वैसे हमारे राज्य में क्या होती है? राजनीति होती है, और वैसे वैसे हमारी राजनीति भी परिवर्तित होती चली गई। वैसे वैसे हमारी राजनीति भी परिवर्तित होती चली गई। हाँ या ना साथियों? यहाँ तक बात क्लियर है? अरे ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है, आप लोगों को इतना समझ में आया होगा भाई। ठीक है भाई। तो इसको एक बार हम लोग साथियों लिख लेते हैं। ठीक है, मैं ज़रा इंक डाल लूँ, उसके बाद हम लोग लिखते हैं इसको। ठीक है भाई, चलिए जब तक आप लोग समझ लीजिए। चलिए भाई, बात करें राजनीतिक चिंतन की। लिखें चिंतन चिंतन चिंतक करता है। चिंतन कौन करता है? चिंतक करता है। वह राज्य पर चिंतन करता है। राज्य राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय तथा चिंतन का मुख्य विषय माना जाता है। चिंतन का मुख्य विषय माना जाता है तथा चिंतन का क्या माना जाता है? मुख्य विषय माना जाता है। एक चिंतक
सदैव इस बात का चिंतन करता है कि राज्य क्या है, राज्य की प्रकृति क्या है, राज्य की प्रकृति क्या है, राज्य का स्वरूप क्या है, राज्य का स्वरूप क्या है, राज्य एवं व्यक्ति के बीच संबंध क्या है, संबंध क्या है। अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और न्याय को लेकर, न्याय को लेकर व्यक्ति एवं राज्य के मध्य क्या संबंध है। तो भैया ये एक जो चिंतक होता है वो इसी बात का चिंतन करता है कि राज्य क्या है, वे चिंतन करता है राज्य पर। राज्य का होता है चिंतन का मुख्य विषय होता है। जितने भी आके आपके चिंतन आएंगे वो सब किस पर चिंतन करेंगे, जो चिंतक आएंगे आगे उस पर सब चिंतन करेंगे राज्य पर। तो ये इस बात का चिंतन करता है चिंतक कि राज्य क्या है, राज्य की प्रकृति क्या है, राज्य का स्वरूप क्या है, व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध क्या है, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय को लेकर के राज्य और व्यक्ति के बीच में संबंध क्या है। राजनीतिक चिंतन का जो जन्मदाता कहा जाता है वो यूनान को कहा जाता है। लिखिए, चिंतन का जनक यूनान को कहा जाता है। चिंतन का जनक किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। तो चिंतन का जो उदय हुआ वो कहाँ पर हुआ? यूनान में हुआ। लेकिन इसका विकास कहाँ हुआ? इसका विकास यूरोप में हुआ। इसका विकास कहाँ हुआ? यूरोप में हुआ। मेरे साथी, जितनी भी चीज़ें हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से हमारी इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, हम उन सबको देखते हुए चलेंगे। फालतू हमें कोई भी चीज़ नहीं पढ़नी है। देखिए, अच्छे शिक्षक का और अच्छे विद्यार्थी का यही मकसद होता है कि हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और हमें सटीक वही चीज़ पढ़नी है जो हमारे एग्ज़ाम में आती हों। ठीक है भैया? तो जो हमारे एग्ज़ाम में चीज़ें आएंगी हम वही चीज़ों को क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है भाई? चलिए, तो कैमरे पे बार बार मक्खी आ रही है इसलिए मैं आपसे कह रहा था। तो राजनीतिक चिंतन का जो जन्मदाता कहा जाता है यूनान को कहा जाता है। यूनान में चिंतन का जन्म हुआ, बल्कि इसका विकास कहाँ हुआ? यूरोप में हुआ। आगे लिखें, किस लिए कहा जाता है भाई? लिखिए, यूनानी पहले ऐसे चिंतक थे जो राजनीति का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक
तरीके से अध्ययन किया करते थे। तो भाई साहब यूनानी पहले ऐसे चिंतक थे जो राजनीति का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से क्या करते थे, उसका अध्ययन करते थे, अध्ययन करते थे। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, चिंतन का जन्मदाता कहते हैं। लिखिए, भारतीयों को राजनीतिक चिंतन का जन्मदाता नहीं कहा जाता है, क्योंकि भारतीयों में क्रमबद्धता और वैज्ञानिकता का अभाव था। भारतीय संपूर्ण चिंतन को मिला जुलाकर करते थे। भारतीय राजनीति शास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, नीति शास्त्र इन सभी विषयों को एक साथ मिलाकर चिंतन किया करते थे। तो मैंने आपको बताया, भारतीयों को राजनीतिक चिंतन का जन्मदाता नहीं कहा जाता, क्योंकि भारतीयों में क्रमबद्धता और वैज्ञानिकता का अभाव था। भारत में संपूर्ण चिंतन कैसा था, मिला जुला था। भारतीय जो थे, राजनीति शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दंड यानी कि नीति शास्त्र, इन सबको एक साथ मिलाकर के चिंतन किया करते थे। जैसे भारतीय राजनीतिक चिंतन के जनक कौटिल्य का ग्रंथ अर्थशास्त्र है। जैसे कौटिल्य का ग्रंथ क्या है, अर्थशास्त्र है। ये जो अर्थशास्त्र है साथियों, अर्थशास्त्र
अर्थशास्त्र, राजनीति एवं लोक प्रशासन पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है। इसमें जो वर्णन दिया गया है, इसमें वर्णन दंड नीति का है और विषय वस्तु इतिहास की है। विषय वस्तु किसकी है? इतिहास की है। तो संपूर्ण चिंतन मिला जुला था भारतीयों में। जैसे भारतीय राजनीतिक चिंतन के जनक कौटिल्य का ग्रंथ अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र जो है राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है। इसमें जो वर्णन दिया गया है वो दंड नीति का है, विषय वस्तु इतिहास की है। यहाँ तक बात क्लियर है मेरे साथी? यहाँ तक आपको समझ में आई? चलिए इसे ज़रा आप लोग स्क्रीनशॉट मारें, चाहे आप लिखें, जो भी करें। मैं अब आगे बढ़ता हूँ। आगे लिखें भाई। चलिए वे साथियों, इतने बात आपको समझ में आई। ये जो चिंतन होता है मेरे साथी, जो अब मैंने आपको बताया, जो चिंतन होता है, चिंतन हमेशा समयबद्ध होता है। देखिए, चिंतन समयबद्ध होता है अर्थात समय परिवर्तित होने से चिंतन का स्वरूप बदल जाता है। तो चिंतन का स्वरूप बदल जाता है समय बदल जाने पर। प्राय सभी चिंतकों ने सभी चिंतकों ने राज्य और उसके रूपों पर चिंतन किया है, लेकिन वे सभी अपने अपने समय में थे। लेकिन वे सभी क्या थे? अपने अपने समय में थे। इसलिए चिंतन में भिन्नता दिखाई देती है। इसीलिए चिंतन में विभिन्नता या भिन्नता दिखाई देती है।
मैंने आपको बताया कि भैया चिंतन जो होता है समयबद्ध होता है, अर्थात समय जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे चिंतन का स्वरूप भी बदलता रहता है। जितने भी चिंतक थे साथियों, उन चिंतकों ने अपने अपने समय में राज्य और उसके स्वरूपों पर क्या किया है, चिंतन किया है, चिंतन किया है। लेकिन वो क्या थे, अपने अपने समय में थे। इसलिए हमें चिंतन में क्या दिखाई देती है, भिन्नता दिखाई देती है। प्लेटो और अरस्तू के समय का चिंतन कुछ और था, मैकियावेली के समय का चिंतन कुछ और था, हॉब्स लॉक रूसो के समय का चिंतन कुछ और था, ठीक है। जेम्स मिल के समय का चिंतन कुछ और था, कार्ल मार्क्स के समय का चिंतन कुछ और था, है ना। तो चिंतन में भिन्नता दिखाई देती है क्योंकि समय बदलता चला गया। जब समय बदलता चला गया तो चिंतन का स्वरूप भी बदलता चला गया। मैंने आपको बताया ये जो चिंतन होता है, चिंतन कहाँ होता है, चिंतन साथियों राज्य में होता है। चिंतन राज्य में होता है। और राज्य क्या होता है, राज्य सभ्य समाज की पहचान होती है। लिखिए, चिंतन राज्य में होता है और राज्य सभ्य समाज की राज्य सभ्य समाज की पहचान होती है। राज्य क्या होती है, सभ्य समाज की पहचान होती है, जो व्यक्तियों और समाज के लिए नीति और शासन का संचालन करता है। लिख लिए, जो व्यक्तियों और समाज के लिए नीतियाँ एवं जो समाज के लिए नीतियाँ और शासन संचालन का काम करता है। जैसे जैसे यानी कि जो चिंतन होता है, जो राज्य में होता है, राज्य सभ्य समाज की पहचान होती है, जो व्यक्तियों और समाज के लिए नीतियों का संचालन करता है, नीतियों एवं शासन का संचालन करता है। राज्य जो होता है, राज्य में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे राज्य की राजनीति में भी परिवर्तन दिखाई देता है। परिवर्तन दिखाई देता है। राज्य का जो विकास क्रम है, राज्य का क्या हुआ, विकास हुआ, राज्य का विकास क्रम निम्नलिखित है। राज्य का क्या है, विकास क्रम निम्नलिखित है। राज्य का विकास क्रम क्या है, निम्नलिखित है। चलिए लिखें। सबसे पहले जो था, सबसे पहले कबीला राज्य था। लिखते चलें भाई, सबसे पहले क्या था, कबीला राज्य था। सबसे पहले क्या था मेरे साथी, कबीला राज्य था। सबसे पहले क्या था, कबीला राज्य था। क्या हुआ आगे चल करके,
नदी घाटी के किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ। नदी घाटी के किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ। जब नदी घाटी के किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ तो साथियों प्राच्य साम्राज्य या पूर्वी राज्य ये अस्तित्व में आया। यानी कि जैसे जैसे नदी घाटी के किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ तो प्राच्य साम्राज्य या पूर्वी राज्य अस्तित्व में आया। आगे चल कर के साथियों सभ्यताएं और आगे बढ़ी। इथियन और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सभ्यताओं का विकास हुआ। इथियन और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सभ्यताओं का विकास हुआ। तो जब इथियन और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सभ्यताओं का विकास हुआ तो साथियों अपना यूनानी नगर राज्य अस्तित्व में आया। कौन सा राज्य अस्तित्व में आया? यूनानी नगर राज्य। तो यूनानी नगर राज्य अस्तित्व में कब आया? जब इथियन और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सभ्यताओं का विकास हुआ। यहीं पर जो यूनानी नगर राज्य है, यहीं पर साथियों राजनीति का भी उदय हुआ। राजनीति का भी यहाँ पर उदय हुआ। और मेरे साथी यहाँ पर आपका चिंतन का भी उदय हुआ। चिंतन का भी उदय हुआ। यहाँ पर राजनीति का भी उदय हुआ, चिंतन का भी उदय हुआ। कहाँ पर? यूनानी नगर राज्य में। यूनानी नगर राज्य के बाद जो अस्तित्व में आया वो रोमन साम्राज्य अस्तित्व में आया। रोमन साम्राज्य अस्तित्व में आया। और रोमन साम्राज्य के साथ ही क्या हुआ? रोमन साम्राज्य के साथ ही क्या हो गया? प्राचीन काल का अंत हुआ और मध्यकाल की शुरुआत हुई। यानी कि साथियों यहाँ तक जो बातें चल रही थी अपनी, यहाँ तक जो बातें चल रही थी वो 6वीं शताब्दी तक चल रही थी और भाई साहब 0 शताब्दी से हमारी शुरुआत हुई। ठीक है भाई। तो 0 से 6वीं शताब्दी तक क्या था? ये आपका मध्यकाल था। ये कैसा काल है? सॉरी, ये क्या है? प्राचीन काल है। ये क्या है? ये प्राचीन काल है। ठीक है भैया। हाँ, तो रोमन साम्राज्य के उदय के साथ ही क्या हो गया? प्राचीन काल का क्या हो गया भैया? अंत हो गया। प्राचीन काल का अंत हुआ और यहाँ पर मध्यकाल की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? मध्यकाल की शुरुआत हुई। जो मध्यकाल माना जाता है वो 6वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक माना जाता है। ठीक है भैया। तो 6वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक माना जाता है। रोमन साम्राज्य के बाद क्या आया? सामंती राज्य आया। सामंती राज्य। और सामंती राज्य के बाद क्या आता है? अपना राष्ट्र राज्य अस्तित्व में आया। राष्ट्र राज्य अस्तित्व में आया। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। जैसे ही मध्यकाल आया, मध्यकाल में क्या था? मध्यकाल में मेरे साथी, मध्यकाल में क्या था? मध्यकाल में विशेष अधिकारों का प्रचलन था। विशेषाधिकार। तो यहाँ पर विशेषाधिकार थे। यहाँ पर सामंती व्यवस्था थी। सामंती व्यवस्था थी, जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। यहाँ पर सामंती व्यवस्था थी। धर्म का बोलबाला था। धर्म का
बोलवाला था। यहाँ पर क्या था, धर्म का बोलबाला था, सामंती व्यवस्था थी, विशेष अधिकारों का प्रचलन था, सत्ता बंटवारे पर आधारित थी। इन्हीं सब के विरोध में साथियों, इन्हीं सब चीज़ों के विरोध में, इन्हीं सब चीज़ों के विरोध में क्या हुआ, आगे चल करके 15वीं शताब्दी में, आगे चल करके 15वीं शताब्दी में क्या हुआ, 15वीं शताब्दी मेरे साथी, धर्म सुधार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण आंदोलन, पुनर्जागरण आंदोलन, व्यापारिक वाणिज्य क्रांति, व्यापारिक वाणिज्य क्रांति, ये सभी हुई। यानी कि मध्यकाल के विरोध में क्या हुआ, व्यापारिक वाणिज्य क्रांति, धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण आंदोलन, ये सभी हुए। इन सब के परिणाम स्वरूप क्या हुआ भाई साहब, इन सब के परिणाम स्वरूप मध्यकाल का अंत हुआ। इन सब के परिणाम स्वरूप क्या हो गया, इन सब के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मध्यकाल का अंत हुआ, मध्यकाल का अंत हुआ, मध्यकाल का अंत हुआ और आधुनिक काल की शुरुआत हुई। आधुनिक काल की शुरुआत हुई और आधुनिक काल की शुरुआत हुई तो कौन सा राज्य अस्तित्व में आया, राष्ट्र राज्य अस्तित्व में आया। इसी को हम राज्य राज्य कहते हैं, राज्य राज्य कहते हैं। यानी कि आज जो हम राज्य देखते हैं वो क्या है, वो आज ही हमारा जो राज्य हम लोग देखते हैं वही राष्ट्र राज्य है। जो कब आया, जो आधुनिक काल में आया, जो 16वीं शताब्दी में अपना अस्तित्व में आया, जो 16वीं शताब्दी आधुनिक काल में राष्ट्र राज्य अस्तित्व में आया। ठीक है भाई। तो आज जो राज्य हम डिफाइन करते हैं वो कब अस्तित्व में आया, और 16वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। और इसी राज्य में क्या होती है, राजनीति होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई मेरे साथी? अरे हाँ या ना, क्लियर है भैया यहाँ तक? जरा मैं समय देखूं कितना है आप लोगों का, समय देखूं कितना है आप लोगों का। चलिए मैं साथियों आपसे 5-7 मिनट और लूँगा। मैं यूनान, जो हमने आपको बताया राजनीतिक चिंतन का जो जन्मदाता कहा जाता है वो यूनान को कहा जाता है। तो यूनान कैसा था, यूनान का स्वरूप कैसा था, वहाँ पर यूनान का स्वरूप कैसा था, यूनान कैसा था, उसके बारे में हम लोग देखते हैं, यूनान का स्वरूप। उसके बाद कल जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा अपना, प्लेटो के पूर्व का चिंतन और प्लेटो का जीवन परिचय, हम लोग उसमें देखते हुए चलेंगे। ठीक है भैया? और आपको एक क्लास शाम में आपको मिलेगी। ठीक है भैया? तो चलिए मैंने आपको बताया यूनान जो था, यूनान का स्वरूप कैसा था, यूनान का स्वरूप कैसा था। देखिए साथियों, ये जो यूनान था, हेडिंग डालें यूनान का स्वरूप, यूनान का स्वरूप। तो ये जो यूनान था, यूनान का स्वरूप कैसा था, तो यूनान का स्वरूप कैसा था, देखिए सुनिए। यूनान जो था साथियों, यूनान छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। यूनान जो था, यूनान छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। जरा बड़ा बनाते हैं थोड़ा सा, समय कम है अपने पास। ये क्या है, ये यूनान है। ये क्या है मेरे साथी, ये यूनान है। ठीक है भाई मेरे साथी? ठीक है, बहुत बढ़िया। यूनान जो था छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। इन्हें हम सिटी स्टेट या नगर राज्य कहते हैं। यूनान छोटे छोटे नगर राज्यों में क्या था, विभक्त था, बटा हुआ था। इन्हीं में से जो महत्वपूर्ण है, जैसे एथेंस हो गया आपका, एथेंस हो गया, एथेंस हो गया, स्पार्टा हो गया, स्पार्टा। एथेंस और स्पार्टा क्या है जी, महत्वपूर्ण है। एथेंस में क्या था, एथेंस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, प्रत्यक्ष लोकतंत्र विद्यमान था।
स्पार्टा में साथियों सैनिक शासन मौजूद था। सैनिक शासन मौजूद था। इसी एथेंस में मेरे साथी, इसी एथेंस में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इन महान मनीषियों का जन्म हुआ, महान दार्शनिकों का जन्म हुआ साथियों, है ना। इसी एथेंस में किस किस का जन्म हुआ? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इन सब का क्या हुआ? यहाँ पर जन्म हुआ। ये जो यूनान था, यूनान साथियों चारों तरफ से क्या था? चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। यूनान चारों तरफ से किस पे घिरा हुआ था? समुद्र से घिरा हुआ था मेरे साथी, ठीक है भैया। तो यूनान चारों तरफ से किस में घिरा हुआ था? समुद्र से घिरा हुआ था। समुद्र से घिरा हुआ था। चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। यहाँ पर सुरक्षा की कोई चिंता नहीं थी। कैसी थी? प्राकृतिक सुरक्षा थी। सुरक्षा की कोई चिंता नहीं थी, बल्कि कैसी सुरक्षा थी? प्राकृतिक सुरक्षा थी। यहाँ पर यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? यहाँ जो अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था का जो आधार था वो क्या था? वो कृषि था। कृषि था। यहाँ के लोग कैसे थे? वो आत्मनिर्भर थे। आत्मनिर्भर लोग थे। आत्मनिर्भर यहाँ पर लोग थे। ये लोग ना तो निर्यात करते थे और न ही आयात करते थे। ना तो निर्यात करते थे, ना ही भाई साहब आयात करते थे किसी देश के साथ, बल्कि क्या थे? आत्मनिर्भर थे। यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार कैसा था? कृषि था। यूनानी नगर राज्य के लोग कैसे थे? अहंकारी थे। विद्वान तो थे, विद्वान के साथ साथ वो क्या थे? वो अहंकारी थे। वो केवल अपने नगर राज्य को ही क्या मानते थे? सर्वश्रेष्ठ मानते थे, बकाया सबको मूर्ख मानते थे। तो यूनानी नगर राज्य के लोग क्या थे? यूनानी नगर राज्य के लोग भाई साहब, यूनानी नगर राज्य के लोग विद्वान तथा अहंकारी, विद्वान तथा अहंकारी थे। ये केवल अपने ही नगर राज्यों को क्या मानते थे? सर्वश्रेष्ठ मानते थे, बकाया सबको मूर्ख मानते थे। बात समझ में आई? ये जो थे यूनानी नगर राज्य के लोग, ये राज्य को क्या मानते थे? साध्य मानते थे और व्यक्ति को साधन के रूप में मानते थे। राज्य को साध्य मानते थे, व्यक्ति को साधन के रूप में मानते थे। ये राज्य को इतना महत्व देते थे कि व्यक्ति को उसमें विलीन मानते थे। ये कहते हैं कि राज्य में रहकर ही व्यक्ति कर सकता है अपना विकास, वरना भाई साहब वो अपना विकास नहीं कर सकता, वो अपने अधिकार स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं कर सकता। कौन मानते हैं? तो यही मानते हैं अपने यूनानी लोग। यानी कि ये क्या मानते हैं? ये राज्य को साध्य तथा व्यक्ति को साधन के रूप में मानते हैं। और राज्य एवं व्यक्ति के बीच, ये कैसा संबंध मानते हैं? ये सावयवी संबंध मानते हैं। सावयवीय संबंध। राज्य और व्यक्ति के बीच कैसा संबंध माना इन्होंने सावयवी संबंध माना। सावयवी संबंध का मतलब है अंगी और अंग का संबंध। ये किसका संबंध है? अंगी और अंग का संबंध। अंगी और अंग का संबंध। अंगी और अंग का संबंध। अंगी का मतलब होता है संपूर्ण, है ना, और अंग का मतलब होता है अंश।
तो जो यूनानी नगर राज्य के लोग थे वो राज्य को क्या मानते थे, वो श्रेष्ठ मानते थे, वो संपूर्ण मानते थे, बल्कि व्यक्ति को उसका अंश मानते थे। व्यक्ति को क्या मानते थे, उसका अंश मानते थे। तो इसलिए ये जो थे ये व्यक्ति और राज्य में स्वाभाविक संबंध में इन्होंने विश्वास व्यक्त किया। अंगी और अंग का संबंध स्वाभाविक संबंध का मतलब है। अंगी का मतलब होता है संपूर्ण। संपूर्ण क्या है, राज्य है। राज्य और जो अंग होता है वो क्या, अंश है। अंश क्या है, व्यक्ति है। यानी कि व्यक्ति राज्य में रहेगा और राज्य में रहकर ही अपने अधिकार और स्वतंत्रता की प्राप्ति कर सकता है। इससे अतिरिक्त, इसके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं कर सकता। यानी कि यूनानी नगर राज्य के लोग व्यक्ति को साधन तथा राज्य को साध्य के रूप में मानते थे। साध्य मतलब श्रेष्ठ। बात यहाँ तक समझ में आ रही है भैया, है ना। ये इसी यूनानी नगर राज्य में इसी यूनानी नगर राज्य में प्राचीन कालीन चिंतकों में जैसे प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, इन सब का यहाँ पर जन्म भी हुआ है साथियों। इन सब का उद्देश्य क्या है, यानी कि ये जो प्लेटो, अरस्तु, ये सब जो हैं, इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य है भैया, इनका उद्देश्य है आदर्श राज्य की स्थापना करना। आदर्श राज्य की स्थापना, इन सब का उद्देश्य क्या है, आदर्श राज्य की स्थापना करना। लेकिन प्लेटो हो चाहे अरस्तु हो, इन दोनों का उद्देश्य क्या है, आदर्श राज्य की स्थापना करना। यानी सुकरात के जो विचार थे वो प्लेटो के विचार थे। तो मैं कहना चाहूँगा जो प्लेटो थे और अरस्तु थे, प्लेटो और अरस्तु क्या चाहते थे, आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे। लेकिन दोनों की पद्धतियाँ अलग थी, दोनों के साधन, तौर तरीके अलग अलग थे। समझ में आ गई मेरी बात। तो इन सब का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य क्या था, उद्देश्य वो आदर्श राज्य की स्थापना करना था। ये क्या था हमारा, ये था साथियों यूनान का स्वरूप। यूनान उस समय कैसा था। मुझे साथियों कहीं जाना है, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। मुझे कमेंट में बताइएगा कि LT ग्रेड की शिक्षक बैच की आज आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। राजनीतिक विचारकों की क्लास मैंने आज शुरुआत की है, ठीक है भाई। चिंतन की आज हम लोगों ने देखा कि चिंतन क्या होता है, चिंतन करता कौन है, तो चिंतक करता है। चिंतक किस बात पर चिंतन करता है, तो राज्य पर बात करता है ना। तो बस इतना ही आज आप लोगों के लिए। जितने ही मेरे साथी चैनल से जुड़े हुए हैं, हमसे पढ़ते हैं, उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।